दोस्तों आज बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग को लेके कि भाई ये क्यों हो जाती है, क्या होता है शरीर के अंदर और इसका मेडिकल में एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखें। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानी द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो कि आपके काम ही आएंगे। ठीक है, तो बताते हैं अब कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या है। देखो बहुत तरह तरह की पॉइजनिंग्स हो जाती है आदमी को, कहीं ना कहीं मतलब जहरीला एक विषैले पदार्थ की कांटेक्ट में आ जाता है आदमी, तो उसको कहीं ना कहीं रिस्क पड़ जाता है। तो कई तरह के जहर होते हैं भाई, देखो चूहे मारने की दवाई भी है, कीटनाशक भी हैं, कई तरह के स्नैक पॉइजनिंग हो सकती है, मतलब जहरीला इफेक्ट फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या होता है, बेसिकली ये कीटनाशक होता है। जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं, ये लोग जो खेतों में फसल के दौरान उनको कीटनाशक डालते हैं फसल को सुरक्षित रखने के लिए। तो बहुत सारे कीटनाशकों में ये यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड्स जितने भी होते हैं उनमें उनका एक मेन और कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली ऑर्गेनिक है तो इसलिए हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस बोलते हैं। फॉस्फोरस होता है बेसिकली, ये जो फॉस्फोरस होता है दोस्तों जो कीटनाशकों में डलता है ये बेसिकली पॉइजनस होता है, तभी तो ये कीड़ों को मारता है। और हमेशा इसको यूज़ करते वक्त, छिड़काव करते वक्त अपना मास्क, नाक, कान, मुंह सब बंद रखना चाहिए। लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो कई बार ऐसा हॉस्पिटल्स में केसेस आते हैं, या तो किसी ने जानबूझ के दवाई पी ली ऑर्गेनोफॉस्फोरस या जो भी कीटनाशक था वो पी लिया, या गलती से एक्सीडेंटली उसके एक्सपोज हो गया, कांटेक्ट में आ गया, तब रिस्क बढ़ जाता है। तो सपोज अब मान लेते हैं कि किसी को ये इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, चाहे वो अनचाहे में या जानबूझ के उसने लिया हो, तो होगा क्या बॉडी में। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को इसकी पॉइजनिंग होगी उसका लार ज़्यादा गिरेगा, लकवा आ सकता है। लकवा क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न, वॉमिटिंग, ये सब होगा। आँखों की पुतली छोटी हो जाएंगी और आंसू आने लगेंगे। इसके अलावा उल्टी दस्त होना, सांस लेने में तकलीफ़। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़, क्योंकि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है ये बेसिकली नाक से भी अंदर जा सकता है, कान से भी या मुंह से भी जा सकता है, या कहीं ब्रोकन स्किन है वहाँ से भी जा सकता है, तो कैसे भी ये अंदर पहुँच ही जाता है। तो ये किस तरह से नुकसान पहुँचाता है, बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है इससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं भाई, डोपामाइन भी है, सेरोटोनिन भी है, एसिटिलकोलिन भी है। इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का अलग अलग काम होता है। बेसिकली अगर बोला जाए मोटे मोटे तौर पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम ये है भाई हमारे शरीर में जो भी सिग्नल्स हैं उनको लाने ले जाने का काम न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। तो ये फॉस्फोरिक ग्रुप का एसिड है एक प्रकार से। तो ये क्या करता है, हमारे जो एसिटिलकोलिन है उस पर आके बाइंड हो जाता है, उसको हाइड्रोलाइसिस कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो फिर क्या होता है, सिग्नल्स जा नहीं पाते, फिर क्या होता है, आदमी को नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, तो उसको लकवा की स्थिति बन जाती है। और तो और दोस्तों, अगर सही समय पे इलाज ना मिले तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह डेंजरस कंडीशन। तो किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो, इवन ऑर्गेनोफॉस्फोरस की, कीटनाशक की, और जहाँ पे पता हो कि हमें किस तरह के कीटनाशक से ये पॉइजनिंग हुई है, आदमी की हालत ख़राब हुई है, तो उसके एंटीडोट्स होते हैं, तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि चूहा मारने की दवाई खा लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअल में क्या था, ऑर्गेनोफॉस्फोरस था या रेड किलर था, क्या था। तब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है डॉक्टर को भी कि क्या एंटीडोट चलाएं। तो जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है डॉक्टर के द्वारा स्पेशली कि भाई इसने क्या लिया था, क्या खाया है पेशेंट ने, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी इसका एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो आदमी को पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, पूरा हिस्ट्री लेके उसका ईसीजी वगैरह सब चेक करने के बाद तुरंत और देखेंगे कि भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही कि नहीं। सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही होगी आदमी को, तो फिर उसको वेंटिलेटर पे ही रखना पड़ता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ सांस ब्रीदिंग को चेक करना। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे उसके कपड़ों को निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत तेज़ पसीना आता है तो कपड़ों को निकाल दिया जाता है। तीसरा है कि भाई एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एट्रोपिन लगता है हाई डोज में मतलब कि
अगर बात की जाए शुरुआत में लोडिंग डोज क्या रहेगा कि 0.03 से लेकर 0.04 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको नॉर्मल सलाइन वाटर लेके राइल्स ट्यूब के द्वारा लगभग 3 लीटर इससे लावाज कराना है। नाक में ट्यूब डलती है, उसको आदमी टेढ़ा लेटा के उसका मतलब कि जो भी स्टमक को साफ करना, स्टमक को खाली करना, ताकि ऑर्गन ऑफ फास्फोरस थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना तो बाहर निकल जाए। और ज़रूरत पड़ने पे दोस्तों एट्रोपिन की जो डोज है 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी दी जा सकती है, हाई डोज दिया जाता है, ठीक है, जब तक कि एट्रोपिनिस्टेशन ना शो करने लगे। एट्रोपिनिस्टेशन के लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं एक प्रकार से कि एट्रोपिन का ये डोज चढ़ चुका है और आदमी को लक्षण आने लगे, तो एट्रोपिनिस्टेशन शो करने लगता है आदमी। तो इतना करने के बाद तो आदमी 99.99% बच ही जाता है। अब यहाँ पे अगर अपन को पॉइजन ही पता नहीं है तो क्या एंटीडोट देंगे, तो एंटीडोट सिर्फ एक ही है, एट्रोपिन, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे कई बार क्या होता है कि अगर पॉइजन ज़्यादा ले लिया है आदमी ने, मतलब कि जानबूझ के ही लिया है, उसने पी लिया है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर पॉइजनिंग है तो वहाँ पे दोस्तों यूनिपैम जो कि होता है दोस्तों 2-पायरिडिन एल्डोक्सिम मेथिडोइड, ये 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, मांसपेशी में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों चारकोल की और ग्लिसरीन की टैबलेट दी जा सकती हैं सुबह शाम। और दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया जो भी एट्रोपिन का इंजेक्शन है ये सुबह शाम भी दिया जाता है। और IV फ्लूइड्स चढ़ने दो तो 5 से 6 दिन आदमी को एडमिट करना पड़ सकता है, या 2-3 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो ये होती है क्या दोस्तों, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग, उसके लक्षण, उसका कारण और उसका ट्रीटमेंट। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 70% आदमी सब्सक्राइब नहीं करता है, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।